हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। मेरा नाम प्रदीप है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और हिंदी में बात करें तो जीवों में जनन। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर है ना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और नीट के पर्सपेक्टिव से भी अपन देखेंगे और जो सीबीएसई वाले बच्चे ना जो बोर्ड देंगे वो भी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस अपन नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको और जीवों में जनन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला चैप्टर है 12th क्लास का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे क्योंकि वन शॉट लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। देखो ये जो चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या फिर जीवों में जनन जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर कुछ ऐसा है कि इसके अंदर 11th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स हैं और 12th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स 11th क्लास के हैं वो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे वो अपना डिवीजन वाला सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो वो अपन कहां पढ़ेंगे? सेल डिवीजन में। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, उसके अंदर से लिए गए हैं, तो वो अपन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको मतलब पहले से अपन देखो यहां पर अपन उसको पढ़ेंगे तो अपन को लगेगा ज्यादा टाइम चैप्टर के अंदर। ठीक है, वही चीज फिर वहां पढ़नी जरूरी होगी अपन को, इसलिए उसी चीज को अपन वहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो बाकी जो चीजें बच गई ना वो चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर होंगे, हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करेंगे जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, इंग्लिश में बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी इसके अंदर। इंग्लिश के कुछ वर्ड रहेंगे उनके मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ, तो हिंदी में रहेगा। ये मेनली फोकस हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग लेक्चर होगा। ठीक है, तो बात करें जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता कैसे है, जनन कैसे होता है जीवों के अंदर, उस चीज की बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर। तो पहले बात करेंगे जीवन अवधि, लाइफ स्पान। ठीक है, ये लाइफ स्पान होती क्या है, जीवन अवधि क्या होती है। आप सब 12th क्लास का लेक्चर देख रहे हो, नीट का लेक्चर देख रहे हो, मतलब आपको एक बात तो पता है, इतना तो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, कि जीवन अवधि नाम से ही पता लग रहा है। जीवन किसको बोलते हैं, आप नॉर्मल भाषा में भी यूज करते हो ना लाइफ, तो इतने भी कोई इंग्लिश नहीं है। लाइफ क्या है, जीवन आपका। ठीक है, अवधि किसको बोलते हैं, अवधि किसको बोलते हैं, कोई भी टाइम ड्यूरेशन है ना, कोई भी टाइम है, ठीक है, कोई भी समय है ना, उसको क्या बोलेंगे, अवधि बोलेंगे। ठीक है, और उसको इंग्लिश में बोल दिया, स्पान बोल दिया। तो ये जीवन अवधि क्या होती है, फिर जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल। ठीक है, कोई भी जीव है उसका जन्म हुआ, ठीक है, उसका जन्म हुआ और उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, नेचुरल डेथ की बात हो रही है कि देखो कोई भी इंसान किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस डेथ की बात नहीं करेंगे, वो लाइफ स्पान के अंदर नहीं आती। ठीक है, देखो ऐसा आपने सुना होगा, थोड़ा सा एक बार चैप्टर की एक बार मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में अपन जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि चैप्टर को पढ़ने को वन शॉट में कंप्लीट करना है। देखो पहले ही अपन ये सुना होगा, अपने घर वालों से सुनते हो आप, जो बूढ़े लोग हैं उनसे, कि पहले वाले जो लोग थे वो ज्यादा जीते थे आज वाले जो लोग हैं उनके मुकाबले में। जो पहले वाले लोग हैं वो 100 साल तक जी रहे हैं। ठीक है, और आज वाले 60 भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो रीजन क्या है ना, रीजन ये है कि वो लाइफ स्पान चेंज हुई है। उस टाइम पे पहले वाले लोगों की लाइफ स्पान कितनी थी, जीवन की अवधि कितनी थी, 100 साल। आज कितनी है, 65 साल। तो ये क्या है, जीवन अवधि है, मतलब जो जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु है वहां तक का जो समय है उसको क्या बोला गया है, जीवन अवधि बोला गया है। उसके बाद में आपके जीवन में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, तो उनकी बातें कर लेते हैं। पहली है किशोर अवस्था की प्रावस्था। ठीक है, किशोर अवस्था आने से पहले की जो प्रावस्था है उसकी बात हो रही है। उसको अगर एनिमल है ना तो उसको बोल देंगे जुवेनाइल फेज बोल देंगे इंग्लिश में, यही है किशोर अवस्था की प्रावस्था को इंग्लिश में जुवेनाइल फेज बोलेंगे। और अगर वो प्लांट्स की बात हो रही है, पादप की बात हो रही है ना, तो पादप के अंदर उसको बोल देंगे कायिक प्रावस्था। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो पहली जो फेज आएगी वो कौन सी आएगी, जुवेनाइल फेज। ठीक है, किशोरावस्था की प्रावस्था। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोल देंगे क्या, जुवेनाइल फेज बोल देंगे। अगर प्लांट एनिमल की बात हो रही है तो जुवेनाइल फेज, और पादप की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है तो उसको बोल देंगे वेजिटेटिव फेज या फिर कायिक प्रावस्था। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी स्टेप आती है अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर जो दूसरी स्टेप आती है वो आती है आपकी जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज के अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीव है ना, वो क्या करने लग जाता है, जनन करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो जाता है। देखो यहां तक क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो आपकी जो किशोरावस्था की प्रावस्था और कायिक प्रावस्था, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुई, ठीक है, और रेडी टू रिप्रोड्यूस। ग्रोथ आप लोग सब जानते हो, वृद्धि हुई, ठीक है, और उसके साथ में क्या हुआ, वो अब जनन करने के लिए तैयार है। ठीक है, वो जो जीव है वो जनन करने के लिए तैयार है। कौन कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था की प्रावस्था और कायिक प्रावस्था के अंदर। ठीक है, लेकिन जनन प्रावस्था के अंदर क्या हो जाता है, वो एक्टिवली रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। एक्टिवली रिप्रोड्यूस मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, देखो किशोरावस्था वाली जो प्रावस्था में क्या हुआ, जुवेनाइल फेज के अंदर क्या हुआ, वो रेडी टू रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो जनन प्रावस्था, इसके अंदर क्या होता है, वो एक्टिवली, ठीक है, एक्टिव होकर क्या करने लग जाता है, वो यहां पर जनन करने लग जाता है इस अवस्था के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। फिर जो तीसरी स्टेप आती है वो क्या आती है, आयु वृद्धि। अब क्या होती है, आयु वृद्धि। ठीक है, किशोरावस्था के बाद में जो जनन प्रावस्था, उसके बाद में क्या होती है, आयु वृद्धि होती है, उसको इंग्लिश में बोल देंगे एजिंग। उसके बाद में आती है जीर्णता। जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर क्या आती है, ये लाइफ की बातें हो रही, कौन कौन सी स्टेज आती है अपनी लाइफ के अंदर, उसकी बातें बता रहा हूं। फिर आती है जीर्णता। ये आपको लग रहा है ना कि अलग से बता रहा है, भैया एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, वही चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जीर्णता, या फिर जीर्णता को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो बुढ़ापा। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सीनेसेंस बोल देंगे इसको। और उसके बाद में आ जाएगी आपकी मृत्यु, डेथ। ठीक है, तो ये स्टेप्स होती है लाइफ स्पान की। अब अपन चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, जो चैप्टर है आपका जनन इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। क्या होता है, जनन होता क्या है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या होती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसे कुत्ता जो है वो कुत्ते को जन्म देगा। ठीक है, इंसान जो है, ठीक है, एक मानव है वो मानव को जन्म देगा। ठीक है, बंदर है वो बंदर को जन्म देगा, गाय जो है वो गाय को जन्म देगी। ठीक है, मतलब अपनी जो ऐसे नहीं गाय को देगी, उसमें वो भी आ सकता है, बछड़ा भी आ सकता है। ठीक है, वो तो आप समझ गए हो ना, इतना तो समझते हो। तो जनन जो है इसका मतलब क्या होता है, अपने समान, ठीक है, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका जो जनन है ना, ये जनन जो है ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नाम बताएंगे, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। कौन कौन सा, एक अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे, और इसको लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं अपन। पहला है अलैंगिक जनन की बात कर लेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन होता क्या है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें जो एक ही जीव है ना, वो नई जो ऑफस्प्रिंग है, संतति है, वो बना सकता है। ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात मैं बता दूं आपको, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एकल, ठीक है, एक ही ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, संतति। ठीक है, ऑफस्प्रिंग संतति बना सकता है। ठीक, तो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट रहेगा इसके अंदर, अलैंगिक के अंदर। और इसके अंदर युग्मक जो है, देखो पेरेंट एक ही है तो युग्मक की कोई जरूरत है नहीं, तो युग्मक यहां पर नहीं होंगे। ठीक है, युग्मक यहां पर नहीं होंगे। युग्मक को इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, गेमिट। ठीक है, फिर जनक के एकदम समान होती है। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग, जो संतति जो बनती है ना, अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति बनती है वो कैसी होती है, किसके समान होती है, जनक के समान होती है, मतलब पेरेंट के समान होती है। जनक कौन हो गया, पेरेंट। ठीक है, तो यहां पर जो संतति है ना, जो संतति है आपकी, वो किसके समान होती है, पेरेंट के समान होती है, जनक के समान होती है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इससे जो बच्चा बनेगा ना, सीधी सी बात बताऊं तो वो इसके जैसा ही होगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे। तो यही क्या है, अलैंगिक जनन के अंदर ये चीज होती है। इंग्लिश में बात करूं तो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होंगे। ठीक है,
क्लोन बोलेंगे इनको, इंग्लिश में आपके जो एनसीईआरटी के अंदर टर्म दे रखा है क्लोन, ठीक है। अब जो अपने पेरेंट्स के सम्मान दिख रहा है ना, ठीक है, अपने जनक के सम्मान जो दिख रहा है, इसके लिए दोनों आपस में सेम है, ठीक है, बाहर से देखने में भी सेम है और उनका नेचर भी सेम है, बिल्कुल डिटो कॉपी है, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता कि देखो जो ट्विन होते हैं ना, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि हाँ सेम है बिल्कुल, इसके मुंह का मार रहा है उसका लग रही, वो सिस्टम रियल में नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में सेम दिखने में सेम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अपीयरेंस उनका भी डिफरेंट होता है, अपीयरेंस डिफरेंट नहीं होता, नेचर तो डिफरेंट होगा ही होगा उनके दोनों का, वो कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। लेकिन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब अलैंगिक जनन से होते हैं, इसलिए ये एकदम से सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, और ये इनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ध्यान में रखना ये वर्ड क्लोन, ठीक है, मार्क कर रहा हूं, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, क्लोन बोलते हैं। और एक क्लोन जो वर्ड है आ सकता है किसका, किसके अंदर होता है क्लोन, अलैंगिक जनन के अंदर, ठीक है। अब आप ये देख लो, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। द्विखंडन, द्विखंडन को इंग्लिश क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। द्विखंडन किस में होता है, देखो ध्यान में रखना, ये एग्जांपल से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। द्विखंडन, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, ठीक है, दो भागों में तोड़ना, द्विखंडन हो गया ना। तो द्विखंडन का एग्जांपल आपका एक तो हो गया अमीबा और एक आपका हो गया पैरामीशियम, ध्यान में रखना, द्विखंडन बाइनरी फिजन। फिर है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बडिंग। तो मुकुलन या फिर बडिंग जो है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, हमें यीस्ट और हाइड्रा के अंदर देखने के लिए मिलती है। मुकुलन या फिर बडिंग एक ही चीज है, मुकुलन हिंदी में, इंग्लिश में बडिंग बोल दिया। किसमें देखने के लिए मिलती है, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर है कोनिडिया, इंग्लिश में कोनिडिया, ठीक, कोनिडिया किसके अंदर बनते हैं, देखने के लिए मिलेगी, ये ध्यान में रखना, ये एग्जांपल्स पूछते हैं ये, ठीक है, कौन सा किसके अंदर है, तो ये ध्यान में रखना, एनसीईआरटी की ही एग्जांपल्स हैं। कोनिडिया किसमें देखने के लिए मिलेंगे अपन को, पेनिसिलियम फंजाई के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करें जेम्यूल की, तो जेम्यूल आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, स्पंज के अंदर, स्पंज के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, जेम्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात करें अमीबा की, तो अमीबा के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर एक चीज लिख रखी है, दो बातें लिख रखी है, दो पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अमीबा जो है ना, उसके लिए एक तो लिख रखा है पूटी भवन और एक लिखा है बीजाणु जनन, ठीक है, दो वर्ड लिख रखे हैं, एक तो पूटी भवन लिख रखा है और एक लिख रखा है बीजाणु जनन लिख रखा है, ठीक है, लिख रखा है। ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है, इंग्लिश में बात करें तो पूटी भवन को बोलेंगे एंसिस्टेशन और बीजाणु जनन को बोलेंगे स्पोरुलेशन, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है वो देख लेते हैं, दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो ये आपका क्या है, अमीबा, ये क्या है आपका अमीबा, ठीक है। अमीबा को इंग्लिश में अमीबाई, हिंदी में भी अमीबाई बोला है, ठीक है। यह आपका अमीबा है। जब विषम परिस्थिति आती है, जैसे मान लो अमीबा की कंडीशन, जब मान लो कोई सर्दी में रहना पसंद है इसको और गर्मी आ गई तो दिक्कत होगी ना, तो वैसे मान लो आप कि अमीबा है और कोई विषम परिस्थिति आई है, इंग्लिश में बोले तो अनफेवरेबल कंडीशन आई है, तो क्या होगा, ये जो आपका अमीबा है ना, ये आपका अमीबा है, इसकी चारों तरफ, अमीबा की चारों तरफ क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, ठीक है, लेयर बन जाएगी, 3 लेयर बन जाएंगी, 3 क्या बनेंगी, लेयर बनेंगी। जैसे ही देखो अमीबा है, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई तो अमीबा जो है उसकी चारों तरफ 3 लेयर बन गई, 3 परतें बन गई, और उन परत को, एक परत को बोलेंगे क्या, पुटी बोलेंगे, एक परत को क्या बोलेंगे, पुटी बोलेंगे। इंग्लिश में बात करें तो उनको बोलेंगे सिस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, पुटी बोलेंगे। और उसको पूरे को जो तीनों लेयर है ना, ये जो तीनों परतें हैं, इनको साथ में क्या बोलेंगे, पुटी भवन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुटी भवन बोलेंगे, ठीक है, तीनों को क्या बोलेंगे, पुटी भवन। समझ में आ गया, मैंने 2 शब्द बताए थे आपको, पुटी भवन और बीजाणु जनन। तो पुटी भवन आपको समझ में आया कि आपका अमीबा है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसमें क्या बन गया, 3 लेयर बन गई, तो क्या बना, पुटी भवन बन गया, ठीक है, समझ में आया। पुटी भवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंसिस्टेशन बोलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। फिर आ गई अनुकूल परिस्थिति आ गई, ठीक है, विषम परिस्थिति आई तब क्या बन गया, उसके चारों तरफ पुटी भवन बन गया। अब वापस से अनुकूल परिस्थिति आ गई, मतलब फेवरेबल कंडीशन आ गई, उसके अकॉर्डिंग परिस्थिति हो गई,
ठीक है, तब क्या होगा, तब इस पूटी भवन के अंदर ही, अमीबा तो पूटी भवन के अंदर है, ठीक है। पूटी भवन किसको कहा गया है, ये जो 3 परतें बनी है ना बाहर, जो मैंने रेड कलर में दिखाई है, ये जो मैंने रेड कलर में दिखाई है ना, ये जो तीनों परतें हैं, इनको क्या कहा है, क्या क्या कहा गया है, पूटी भवन कहा गया है, ठीक है। अब जो फेवरेबल कंडीशन आ गई, जब अनुकूल परिस्थिति आ गई, तब क्या होगा, तब ये जो अमीबा है ना, इसके अंदर क्या होगा, बहुखंडन होगा, इसके अंदर क्या होगा, बहुखंडन होगा। बहुखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। बहुखंडन होगा और बहुखंडन होके ये क्या बना लेगा, बहुत सारे क्या बना लेगा, बीजाणु अमीबा, ठीक है, क्या बना लेगा, बहुत सारे बीजाणु अमीबाब। इंग्लिश में इनको बोलेंगे सूडोपोडियो स्पोर्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सूडोपोडियो स्पोर्स। अब ये अंदर बन गए, ठीक है, ये अंदर बन गए, इस पूटी भवन के अंदर ही बने हैं ये सूडोपोडियो स्पोर्स या फिर बीजाणु अमीबाब, ठीक है, तो इसके अंदर ही बने हैं। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये पूटी भवन जो है ये टूटेगी, ये जो है ये पूटी भवन जो है ये फटेगी, यहां से ये पूरी फटेगी, ठीक है, ये पूटी भवन फटेगी और ये अंदर से बीजाणु जो अमीबाब है ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये जो बीजाणु अमीबाब है ये बाहर निकलेंगे यहां से, ठीक है। पूटी भवन फूटेगी, टूटेगी पूटी भवन, ठीक है, बर्स्ट होगी, फूट जाएगी और वो जो अंदर जो बीजाणु अमीबाब है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, वो जो बाहर निकलेंगे, इसी जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कहा गया है। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, इसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहा गया है। बात समझ में आ गई। अमीबा के लिए 2 शब्द पूटी भवन और बीजाणु जनन, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब विषम परिस्थिति आई तब 3 परतें आ जाएंगी अमीबा के चारों तरफ, उनको कहा गया है पूटी भवन। और पूटी भवन जब आ गई और फिर विषम परिस्थिति आ गई या फिर अनुकूल परिस्थिति आ गई, तब क्या होगा, जो पूटी भवन के अंदर जो आपका अमीबा मौजूद है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बहुखंडन करेगा और उसके बाद में वो बीजाणु अमीबाब बनाएगा। बीजाणु अमीबाब जब पूटी भवन टूटेगा और वो बाहर निकलेंगे, उसी जो प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, बीजाणु जनन कहा गया है, ठीक है। यहां तक आगे समझ में, फिर आगे चलते हैं। एक है अब पुनरुद्ध भवन, ठीक है। पुनरुद्ध भवन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। पुनरुद्ध भवन का एग्जांपल की बात करें तो कौन किसके अंदर होता है, पुनरुद्ध भवन हाइड्रा के अंदर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये बॉडी है और इसके अंदर ये जो है ना, एक मिनट, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और इसको मैं यहां से काट दूं, इसको मैं यहां से काट दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो है ना, इससे भी ऐसी ही बॉडी तैयार हो जाएगी और इससे भी ऐसी ही बॉडी तैयार हो जाएगी। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाएगा, आपका हाइड्रा के अंदर, ठीक है। फिर बात करें वाटर हाइसिंथ की। वाटर हाइसिंथ क्या है, वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है, पादप है, ठीक है, और उसके बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, ठीक है। तो ये किसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टेरर ऑफ बंगाल के अंदर, टेरर ऑफ बंगाल से इसको रिलेटेड किया गया है वाटर हाइसिंथ को। वहां पर ये वाटर हाइसिंथ जो है वो बहुत सारा फैल गया था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत सारी बार आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है, जो वाटर हाइसिंथ है वो कहाँ रहता है, ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। वाटर हाइसिंथ जो है वो कहाँ ग्रो करेगा, स्टेगनेंट वाटर के अंदर। ऐसे बोल दिया जाएगा कि वाटर हाइसिंथ रनिंग वाटर के अंदर, ठीक है, जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर ग्रो करेगा, या फिर जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर ग्रो करेगा। तो ध्यान में रखना, जो वाटर हाइसिंथ जो है ना वो ठहरे हुए पानी के अंदर वृद्धि करता है, वो जो स्टेगनेंट वाटर, इंग्लिश में बात करें तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर वो ग्रो करेगा, ठीक है। यह जल के से ऑक्सीजन खींच लेता है। जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक, अपनी ऑक्सीजन को सारी को खींच लेगा। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अंदर जो जीव प्रेजेंट है ना, जो अंदर जो जीव उपस्थित है, पानी के अंदर जो जीव है, ठीक है, वो मर जाएंगे। जो छोटे छोटे जीव है, जो मछली है, वो सारी मर जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये नुकसानदायक है वाटर हाइसिंथ। फिर है पत्थरचट्टा आपने सुना होगा, और अगर आप गांव से हो तो फिर आपके घर पे होगा भी, ठीक है। तो पत्थरचट्टा जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफाइलम। तो इसकी क्या है, पत्थरचट्टा जो प्लांट है इंग्लिश में ब्रायोफाइलम, इसकी क्या खासियत है, इसकी पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होती हैं। जो पत्तियां है ना उनकी जो देखो जो पत्ती है ना, ये मान लो मेरा हाथ जो है ना वो क्या है, एक पत्ती है, ठीक है, लीफ है, ठीक है।
और यहां पर ये जो इसके किनारे हैं ना, यहां पर क्या है, नए नए जो क्या है कलियां निकलने लग जाएंगी, नई नई कलियां निकलने लग जाएंगी। और जो कली है ना, उनको आप ग्रो कराओगे तो वो नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएंगी। यही क्या है, ये क्या है, इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड्स फ्रॉम लीव्स। तो ये ब्रायोफाइलम का एक इसका फीचर है, ठीक है, पत्थर चट्टा का। फिर बात करिए, अपन ने क्या पढ़ लिया, अलैंगिक जनन पढ़ लिया। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की, अपन बातें कर लेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, इंग्लिश में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन हिंदी में, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर एक है द्विजनक, इसके अंदर क्या जरूरत होगी अपन को, द्विजनक जरूरत होगी। लैंगिक जनन है तो इसके अंदर अपन को क्या चाहिएंगे, 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है जी, 2 पेरेंट्स चाहिएंगे, मदर और फादर दोनों चाहिएंगे इसके अंदर, तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो लैंगिक जनन के अंदर तो द्विजनक होने चाहिए। द्विजनक इंग्लिश में बाई पेरेंटल, ठीक है, तो बाई पेरेंटल होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी यहां पर, तो ठीक है। अब जो बाई पेरेंटल है ना, बाई पेरेंटल है तो एक मेल होगा एक फीमेल होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो मेल होगी एक फीमेल होगी, ठीक है। अब मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मक। युग्मक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, युग्मक को गेमीट बोलेंगे, ठीक है। तो मेल और जो फीमेल, जो बाई पेरेंट्स है ना, मेल और जो फीमेल है वो क्या बनाएंगे, युग्मक जनन करेंगे। क्या करेंगे, युग्मक जनन करेंगे। युग्मक जनन मतलब गेमिट बनाएंगे, ठीक है, गेमिट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जो एक बनेगा नर युग्मक, जो मेल होगा, ठीक है, जो नर होगा वो नर युग्मक बनाएगा, ठीक है, और जो फीमेल होगी वो क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगी, ठीक है। मेल नर युग्मक और जो फीमेल है वो मादा युग्मक बनाएगी, ठीक है। अब ये नर युग्मक और जो मादा युग्मक है दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, युग्मनज। क्या बनाएंगे, युग्मनज, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। दोनों युग्मकों का मिलन होगा और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ये इतना तो आपको पता है, मतलब आप इतना तो आपने पढ़ लिया साइंस के अंदर कि आपको ये पता है कि हाँ को जो लैंगिक जनन है इसके अंदर 2 पेरेंट्स हैं, दोनों के युग्मक मिलते हैं तब जाके रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस यही बताई है, कोई मैंने अलग से नहीं बताई। ये सिंपल सी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और जो लैंगिक जो जनन होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, विविधता होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, विविधता आएगी, मतलब वेरिएशन तो आएंगे। इंग्लिश में बात करें तो वेरिएशन और हिंदी में बात करें तो विविधता आएगी। विविधता मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे ना, जैसे मान लो फादर जो है ना, फादर अलग है, ठीक है, मदर दूसरी है, ठीक है। फादर अलग है, मदर का खानदान दूसरा है, फादर का खानदान दूसरा है। दोनों से जो संतान पैदा होगी उसके अंदर कुछ फादर के गुण भी आएंगे, कुछ मदर के गुण भी आएंगे या नहीं आएंगे। एग्री करते हो उस बात से कि फादर का खानदान अलग है, मदर का खानदान अलग है। फादर के गुण आएंगे, जो संतान होगी उसमें फादर के गुण भी आएंगे, मदर के गुण भी आएंगे। जो संतान होगी वो उसमें अलग वेरिएशन आएगी ना, विविधता आ गई ना वो पूरा फादर जैसा है ना वो पूरा मदर जैसा है, ठीक है। उसमें दोनों के आपको गुण मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्या है, विविधता आ गई यहां पर, ठीक है, वेरिएशन आ गई, ठीक है। और इसी वेरिएशन के कारण एक नया शब्द मैं आपको बता दूं, नया तो आपके लिए क्या ही होगा, मेरे लिए तो नया था कि मैं हिंदी पढ़ रहा था इसलिए मेरे लिए नया था। तो अनुकूलन जो होगा, विविधता होगी तो क्या होगा, अनुकूलन होगा। और अनुकूलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ये वर्ड मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन ये वाला नया था, मेरे को नहीं पता था इवोल्यूशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। तो अनुकूलन होगा, ठीक है, विविधता जब आएगी तब अनुकूलन होगा। अब अपन अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या इवोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका चाइल्ड होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अनुकूलन हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है। मान लो कि जो पेरेंट है वो उसको किसी चीज से वो अडेप्ट नहीं है, ठीक है, मान लो किसी चीज से अडेप्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं कि उनका जो बच्चा है ना वो भी उस चीज से अडेप्ट ना हो। जैसे मान लो कि फादर को किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है, किसी चीज से एलर्जी है फादर को, तो जरूरी है थोड़ी ना बच्चे को एलर्जी होगी, नहीं होगी ना। लेकिन जो अलैंगिक होते हैं ना, उनके अंदर फादर को किसी चीज से प्रॉब्लम है, मान लो फादर सर्दी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है ना, तो बच्चा भी डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। ये अलैंगिक के अंदर है, क्योंकि वहां पर वेरिएशन नहीं है, वहां पर विविधता नहीं है। लेकिन यहां पर है
लैंगिक के अंदर। तो फादर सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा ना, तो बच्चा करेगा, ठीक है। बच्चे का जरूरी नहीं है वो करेगा, करेगा कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन ये तो नहीं है कि डेफिनेटली नहीं करेगा, ये तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर विविधता आ जाएगी, सिंपल सी बात ये है। फिर आगे चलते हैं, नर तथा मादा जनन संरचनाएं, ठीक है। नर और मादा की जो जनन की जो संरचनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश में बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। एक अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो अगर एक ही पादप पर, ठीक है, एक ही प्लांट पर, देखो प्लांट को इंग्लिश में, हिंदी में पादप बोलते हैं, इतना आपको पता है, और प्लांट कोई इतनी बड़ी कोई इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो अगर एक ही प्लांट पर या फिर एक ही पादप पर नर और मादा दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, दोनों संरचनाएं प्रेजेंट है ना, संरचना देखने का है तब स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेल और जो फीमेल जो स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर और मादा जो संरचनाएं हैं, जनन संरचनाएं हैं, अगर वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है ना, एक ही प्लांट पर उपस्थित है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। और इंग्लिश में बात करें तो मोनोसिस बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर एक ही पादप पर प्रेजेंट है ना, एक ही पादप पर दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दोनों संरचनाएं, नर और मादा दोनों संरचनाएं अगर एक ही पादप पर उपस्थित है तो उस कंडीशन को बोलेंगे द्विलिंगी। उस पादप को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, ठीक है। और अगर नर और मादा जनन संरचनाएं भिन्न पादपों पर उपस्थित है, अलग अलग प्लांट्स पर, डिफरेंट प्लांट्स पर, अलग अलग पादपों पर उपस्थित है दोनों नर और मादाएं, तो उनको क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, एक लिंगी पादप बोला जाएगा। उन प्लांट्स को, उन पादपों को क्या बोला जाएगा, एक लिंगी पादप, ठीक है। और हिंदी में बात करें, सॉरी इंग्लिश में बात करें तो डायोसिस, ठीक है। फिर बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई जो है ना, फंजाई के अंदर बात करें तो अगर फंजाई बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है मतलब दोनों नर और मादा दोनों एक ही पर है ना, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिक, एक ही फंजाई के अंदर नर भी है और मादा भी है, ठीक है, नर और मादा दोनों एक पर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उभय लिंगाश्री। क्या बोलेंगे, उभय लिंगाश्री। और इंग्लिश में बात करें तो बाइसेक्सुअल बोला जाएगा। और उसको समथैलेसी भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, समथैलेसी, क्योंकि फंजाई क्या होता है, थैलस होता है ना, एक थैलस होता है, तो उसको समथैलेसी, इंग्लिश में बात करें तो होमोथैलिक भी बोला जाता है, ठीक है। और फंजाई है और उस पर जो मेल फंजाई अलग है, फीमेल फंजाई अलग है, ऐसी ये कंडीशन है, तो उसको हिंदी में बोला जाएगा क्या, एक लिंगश्री। क्या बोला जाएगा, एक लिंगश्री। और इंग्लिश में बोल देंगे इसको यूनिसेक्सुअल, इसको विषम थैलेसी भी बोला जा सकता है, और हेट्रोथैलिक, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देखो वन शॉट वीडियो है, जो नोट्स हैं इसमें बना रखे हैं वो आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसी से ये सारी पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, पूरा का पूरा आपकी एनसीईआरटी का निचोड़ है। ये वीडियो देखने के बाद में आप एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेना, है ना, आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि ये तो यार उसने नहीं बताया ना। तो ये मैं सारी चीजें आपको, एनसीईआरटी की सारी चीजें आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, ठीक है। गेमिट क्या होता है, युग्मक, ठीक है। तो नर और मादा का जो युग्मक है उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस मतलब दोनों दिखने में कैसे हैं, ठीक है, दिखने में कैसे हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि नर और मादा युग्मक जो है वो दिखने में कैसे हैं, उस पर अपन डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो दोनों दिखने में समान है, नर युग्मक और मादा युग्मक अगर दोनों दिखने में समान है ना, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा समयुग्मक बोला जाएगा। अगर दोनों दिखने में समान है, ठीक है, दोनों की आकृति दोनों दिखने में समान है, तो उनको समयुग्मक, और इंग्लिश में बात करें तो उनको क्या बोला जाएगा, होमोगेमिट्स बोला जाएगा, ठीक है। और अगर वो दोनों नर और मादा युग्मक अगर दोनों दिखने में भिन्न है, अलग अलग है दिखने में, दोनों डिफरेंट है, तो उनको बोला जाएगा हेटेरोगेमिट्स। इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो विषम युग्मक, ठीक है। हिंदी में समयुग्मक, इंग्लिश में, और इंग्लिश में होमोगेमिट, और इसको बोलेंगे विषम युग्मक और हेटेरोगेमिट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करें बांस। बांस आप जानते हो, इंग्लिश में इसको बैम्बू बोलते हैं, ठीक है, बांस, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैम्बू। तो बांस का जो प्लांट होता है ना, जो बैम्बू का जो प्लांट होता है, वो एक बार अपने जीवन में, एक बार, ठीक है, फ्लावर्स वंस इन लाइफ, हिंदी में मैं लिख दूं, जीवन में एक बार
एक बार फूल आता है। ठीक है, तो इस पे वो जो मतलब हिंदी थोड़ी खराब हो सकती है ना, तो मतलब मैं सब आपको समझा देता हूं कि जो आपका बांस का जो प्लांट होता है ना, बांस का जो प्लांट होता है उसमें उसके जीवन में एक ही बार उसमें फ्लावर आते हैं। ठीक है, उसमें फूल जो है ना वो जीवन में एक बार ही आते हैं बांस के अंदर। फिर एक है स्ट्रोबाइलिंथस कुंथियाना, एक प्लांट है स्ट्रोबाइलिंथस कुंथियाना, नीलकुरेंजी। ठीक है, नीलकुरेंजी, इसके अंदर जो फ्लावर्स है वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में, 12 साल में एक बार फूल आते हैं। ठीक है, तो 12 साल में एक बार फूल आते हैं किसके अंदर, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना के अंदर, और बैम्बू के अंदर वो अपने जीवन में एक बार ही फ्लावर आते हैं उसके। ठीक है, अब आप देख लो ये साइकिल मैं आपको बता देता हूं। कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव है उसके अंदर वो कैसा है, द्विगुणित है। द्विगुणित को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, द्विगुणित है, उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इंग्लिश में बात करूं तो मियोसिस होगा उसके अंदर। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। इंग्लिश में बात करूं तो गैमेट बनेगा, और जो गैमेट जो युग्मक बनेगा ना, ठीक है, द्विगुणित था, जो जीव था वो कैसा था, द्विगुणित था, लेकिन उसके अंदर अर्धसूत्री जब विभाजक होगा तब विभाजन होगा तब क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, और जो युग्मक बनेगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित होगा। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, ये मान लो मेल है। ठीक है, और ये दूसरा कहां से, ये दूसरा युग्मक आ गया फीमेल से, फीमेल से आया, दोनों मिलेंगे, दोनों यहां पर मिल गए। ठीक है, दोनों यहां पर मिले तो क्या बनाया, युग्मनज बना लिया, मतलब जाइगोट बना लिया। और जो जाइगोट एक 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 अगुणित यहां से आ गया, एक एन यहां से आया, एक एन यहां से आया, दोनों एन मिले 2n बन गया। 2n को बोलेंगे द्विगुणित। अब ये जो जाइगोट है वो किसमें बनेगा, भ्रूण के अंदर, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो जीव में कन्वर्ट होगा। यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक होती है ओस्टर साइकिल। ठीक है, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मैं हिंदी में ना बताऊं तो भी आपको पता है ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओस्टर साइकिल, इसको बोलते हैं मध्य चक्र। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे मध्य चक्र। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको बोल देंगे ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र, और ये हो गया मध्य चक्र, ओस्टर साइकिल। ये जो मध्य चक्र है या फिर ओस्टर साइकिल है, ये कहां पाई जाती है, किन किन के अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है नॉन प्राइमेट्स के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर। भैया नॉन प्राइमेट्स आपने बता तो दिए, लेकिन ये नॉन प्राइमेट्स होते क्या हैं, बताएंगे जी आपको क्या होते हैं। नॉन प्राइमेट्स होते हैं काऊ, आपकी गाय होगी, आपकी शिप होगी, रेट हो गया, डियर, टाइगर, डॉग। अब डॉग होता है कुत्ता, टाइगर होता है आपकी बाघ हो गया। ठीक है, डियर आपकी हिरण हो गई, रेट चूहा हो गया, शिप आपकी भेड़ होगी, काऊ आपकी गाय हो गई। ठीक है, फिर बात करें ऋतुस्राव चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होते हैं, प्राइमेट्स के अंदर देखी गई है, प्राइमेट्स के अंदर होती है ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, और ये किसके अंदर होती है, मंकी के अंदर, मतलब बंदर। एप्स, ठीक है, एप्स जो होते हैं ना चिंपैंजी टाइप, ठीक है, तो उनके अंदर होती है। और ह्यूमंस के अंदर ऋतुस्राव चक्र होता है। एक वहां डिफरेंस और बता देता हूं, ऋतुस्राव चक्र के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसके अंदर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन मध्य चक्र के अंदर, ओस्टर साइकिल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती। यहां पर ब्लीडिंग नहीं होती, यहां पर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद में ये अपन देख लेते हैं, एक होता है, एक शब्द आता है अंडयूजी। ठीक है, एक आता है अंडयूजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवीपेरस बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या होता है, ये ओवीपेरस होता क्या है, अंडयूजी क्या होता है। ठीक है, जो अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जीव जो अंडे देते हैं, वो जीव जो अंडे देते हैं उनको अंडयूजी बोला गया है, अंडयूज बोला गया, अंडयूज। ठीक है, अंडयूज मतलब आप समझ रहे होंगे, ओवीपेरस। ठीक है, एक होता है जरायुज। ठीक है, एक अंडयूज, एक होता है जरायुज। तो जरायुज कौन से होते हैं, जरायुज को इंग्लिश में बोला गया है विविपेरस, सॉरी। ठीक है, जरायुज को इंग्लिश में बोला गया है विविपेरस। तो जरायुज कौन से होते हैं, जो संतान को जन्म देने वाले होते हैं ना, जो संतान को जन्म देने वाले होते हैं उनको जरायुज बोला गया है, और जो अंडे देते हैं उनको अंडयूज। ठीक है, अब जो आपकी लाइफ स्पान की जो बात करी थी ना अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में, लाइफ स्पान अपन ने बात करी थी, उसकी बात कर लेते हैं। जो लाइफ स्पान है मतलब जो जीवन अवधि है, वो आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं, मतलब चित्र दे रखे हैं। तो वो मतलब जो पिक्चर दे रखी है ना, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जीव हैं, कहीं पे तितली है, कहीं पे मोर तितली है, तोता है, तो ऐसे ऐसे हैं। उनकी मैंने सारी की
लिख लिया है, वहां पर लिखी हुई नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सारी मैं इस टेबल के अंदर बता देता हूँ, ये जो लिखी हुई है बता देता हूँ। बटरफ्लाई को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? तितली। तितली कितने कितने टाइम तक जीती है वो? उसकी लाइफ स्पैन होती है 1 से 2 वीक, ठीक है। तितली ज्यादा नहीं, थोड़े दिन उड़ान बढ़ती है, 1 से 2 वीक मतलब 1 से 2 सप्ताह वो उसका जीवन रहता है। फ्रूट फ्लाई मतलब फल वाली मक्खी, ठीक है, जो फल पर मक्खियां बैठते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये 30 दिन का इनका जीवन काल होता है, 30 दिन के अंदर बाद में मर जाती हैं ये। रोज, रोज आपको पता है सबको क्या होता है? रोज गुलाब, ठीक है, फरवरी आ रहा है, हाँ गुलाब, तो रोज क्या है? गुलाब, ये 5 से 7 साल। बनाना, केला आपका कितने साल? 25 साल, ठीक है, 25 साल का इसका लाइफ जीवन अवधि है। राइस आप सब जानते हो, चावल को बोलते हैं राइस, ठीक है, 3 से 4 महीने, ठीक है। बनियन ट्री, बनियन को क्या हिंदी में बोलते हैं? बरगद, ठीक है, बरगद, तो ये 200 साल तक चलेगा, ठीक है। क्रो आप सब जानते हो, कौवा, कौवे को क्या बोलते हैं? क्रो, कितने साल? 15 साल। पैरट, फिर पैरट को हिंदी में तोता, 140 साल जीता है भैया ये। टोटोइज, कछुआ, कछुआ की इंग्लिश में बोलते हैं टोटोइज, तो 100 से 150 साल जीता है ये। फिर है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है, 60 साल जिएगा, ठीक है। हॉर्स फिर 25 से 30 साल जिएगा, हॉर्स घोड़ा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है। काऊ गाय 15 से 20 साल। एलिफेंट हाथी 10 से 90 साल। डॉग कुत्ता 20 से 30 साल, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि किसी भी जीव की उसकी साइज कितनी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी साइज कितनी है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी साल जिएगा, ठीक है। कोई भी जीव है उसकी साइज कितनी है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी साल जिएगा, ठीक है। क्योंकि देख लो ना, यहां पर आपका ये पैरट, आपका तोता कितनी साल जी रहा है भैया? 140 साल, ठीक है। और उसके कंपेयर में ना गाय तो कितनी बड़ी होती है लेकिन 15 से 20 साल, और आपका जो तोता है वो खूब जीता है ना, 140 साल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसको भैया फिल तो करनी ही है, तो फिल कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये हाउस फ्लाई ये कर लेना यार आप, है ना। इसके मतलब यहाँ पर जो दे रखे हैं ना, यहाँ पर जो जितने दे रखे हैं उसको यहाँ पर क्या करना है आपको? आधा कर लेना है, और यहाँ पर जो दे रखे हैं उसको यहाँ पर डबल कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर 12 दे रखे हैं तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 21 दे रखे हैं तो यहाँ पर 42 आ जाएंगे, 42 आ जाएंगे। तो ये ऐसे सारा होगा, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक एनसीईआरटी का ही, ये वाला डायग्राम आप देख लो, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला भैया आप देख लेना ढंग से, क्योंकि डायग्राम से आपके एग्जाम में तो शायद क्वेश्चन ना पूछे लेकिन टेस्ट वगैरह में पूछ लेते हैं, और टेस्ट वगैरह में जब देते हैं ना, तो सबसे जो मोस्ट जो उनका फेवरेट होता है ना, वो वाला ये वाला डायग्राम बहुत फेवरेट होता है उनका। जो टीचर्स होते हैं उनका जो फेवरेट डायग्राम है ना, वो ये वाला होता है, ये वाला डायग्राम उनको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये पर ध्यान में रखना, ये वाला कौन क्या होता है? ऊगोनियम होता है, और ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऊगोनियम होता है, क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और नीचे वाला ये क्या है? एंथीरिडियम है, और मेल सेक्स ऑर्गन है। एक ये वाला ध्यान में रखना, ये किसका है? ये थैलस कौन सा होता है? ये थैलस कौन सा होता है? तो इसको मैं आपको याद दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दूं। ये ऊपर से देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम, इसको ऊपर से देखो, ये वाला जो फ्लावर है ना, फ्लावर देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, इस फ्लावर के कंपेयर में ये वाला फ्लावर है ना, ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फीमेल जो होती है ना, वो अच्छी होती है दिखने में, ठीक है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल जो है, आप मतलब ऐसे समझ लो ना, समझने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि हाँ लड़के अच्छे दिखते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं। मतलब फीमेल जो है ना, लड़कियां तो ऑब्वियसली बात है खूबसूरत होती हैं, तो लड़कियां जो है ना वो दिखने में अच्छी होती है, ठीक है। तो फीमेल जो थैलस है वो दिखने में अच्छा होगा। तो इसका जो फूल है ना, ऊपर का जो फ्लावर सा जो दिख रहा है ना आपको, ये मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फूल सा जो ये अच्छा दिख रहा है, इसलिए ये फीमेल है। और ये वाला थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, ये मेल है, तो मेल थैलस है, तो ये एंथ्रीडियोफोर, ये वाला जो फीमेल है, तो इसलिए आर्किगोनियोफोर कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम आप देख लेना। बाकी ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, एनसीईआरटी का सारा निचोड़ कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। जो मेन जो चीजें थी वो सारी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, जहां भी दिक्कत आए वहां पर पूछ लेना। हिंदी के अंदर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आपको जो भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी आप बता देना मुझे कि हाँ भाई यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वहां इंप्रूवमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब 37 चैप्टर और बाकी है, एक चैप्टर हो गया, 38 में से एक चैप्टर हो गया, 38 में से एक चैप्टर हो गया, 37 चैप्टर आपके और बाकी हैं, तो वो भी हो जाएंगे।
तो आप मुझे ये बता देना, ये चैप्टर मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कहीं भी कोई मतलब ये रहे कि हाँ यार यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हिंदी में मैं बता रहा हूँ तो आप हिंदी में मुझे बता देना कि हाँ यार यहाँ पर आप गलत बता रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो आप सजेशन मुझे दे देना। टेलीग्राम पर दे सकते हो, इंस्टा का हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन में रखा, वहाँ पर मेरे को फॉलो वॉलो मत करना यार, चाहे आप मेरे को सजेशन दे, वहाँ पर सजेशन दे देना कि हाँ ऐसे आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो वह सारी चीज़ें हैं। बाकी ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट चैप्टर में लिखने, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर मिलेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और मुझे बताना कि चैप्टर आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर लेना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आप यार सपोर्ट करोगे तो मैं भी मतलब मुझे मजा आएगा ना काम करने में। तो थैंक यू सो मच।